मैं एक बहुत ही अमीर आदमी का बेटा था और मेरे माँ बाप ने मुझसे यह कमी छुपाई थी कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ। और मैं 36 साल का हो चुका था। सारे गांव वाले शादी के लिए मुझ पर दबाव डालने लगे। मैं परेशान हो गया। परेशानी में आकर मैंने एक अंधी लड़की से शादी कर ली। शादी की रात मैंने अपने नौकर दीपू को अपने पत्नी के कमरे में भेज दिया। और अजीब बात यह थी कि नौकर मेरी पत्नी के कमरे में जाने से पहले जूस का ग्लास लेकर जाता था। और इस राज को जानने के लिए एक दिन मैं अपने कमरे में छुप गया। वहाँ का मंजर देखकर तो दंग रह गया, क्योंकि मेरा नौकर दीपू तो वहाँ कुछ और ही। अक्सर कभी मेरे गांव में शादी होती तो सब गांव वालों का ध्यान मुझ पर ही चला जाता था। हर शादी पर लोग मेरे बारे में बात करते नहीं थकते कि ना जाने वैभव की शादी कब होगी और वह शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई समस्या है या किसी ने उन्हें धोखा दिया है। इस तरह की फालतू बातें मेरे कानों में भी पड़ती थी, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर देता था। गांव के सबसे अमीर आदमी का बेटा होने के नाते सब मुझसे डरते थे, इसलिए कोई मेरे मुंह पर यह सवाल करने की हिम्मत नहीं करते थे कि मैंने शादी क्यों नहीं की। लेकिन यह सवाल सब लोगों के दिमाग में हर टाइम चलता रहता था, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी और इस उम्र में हमारे गांव में लोगों के बच्चे जवान होने लगे थे। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा रहे, इस समस्या को वह खुद ही संभालते रहे। मैं यूं ही गांव में बहुत कम जाता था और ज़्यादातर मैं शहर में ही रहता था। मेरे माँ बाप सबको यह कहकर चुप करवा देते कि मेरा बेटा शहर में पढ़ रहा है। जब वह पढ़ाई पूरी करके वापस आएगा तभी उसकी शादी करेंगे। मेरा इरादा तो कभी भी गांव वापस आने का ही नहीं था। लेकिन अचानक से माँ बाप की मृत्यु के बाद मुझे गांव जाकर रहना पड़ा। शुरू शुरू में तो सारे खानदान वाले मेरे पीछे पड़े रहते थे। शादी कर लो, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें अपना खानदान आगे बढ़ाना चाहिए, शादी करो, बच्चे पैदा करो। मगर उनमें से कोई मेरा असली राज नहीं जानता था कि मैं एक नामर्द हूँ। जानता तो मैं भी नहीं था। मुझे भी कुछ साल पहले ही पता चला था। मेरे माँ बाप ने मुझ समेत सबसे यह बात छुपाई थी कि मैं एक पूरा आदमी नहीं हूँ। मुझे पैदाइश से ही यह कमी थी और मेरे बड़े होने पर डॉक्टर ने मेरे माँ बाप को साफ साफ कह दिया था कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकूँगा। मेरे माँ बाप ने मेरा यह राज किसी के सामने नहीं खुलने दिया, यहाँ तक कि जब तक मैं समझदार नहीं हो गया। मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। जब मुझे अपनी कमी के बारे में पता चला तो मैं बहुत दुखी हुआ था और फैसला कर लिया था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं लोगों के बीच अपना मजाक बनाना नहीं चाहता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सब लोग मुझ पर ताने कसने लगे हैं। मेरे माँ बाप के मरने के बाद तो सब हाथ धोकर मेरी शादी के पीछे ही पड़ गए थे। मैं सबको मना करते और बहाना करते नहीं थकता था, इसलिए अब कोई मेरी शादी की बात करता तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब देता था। इसकी वजह से लोगों ने अब मेरे मुंह पर यह बात करनी छोड़ दी थी, मगर पीठ पीछे बड़े ठहाके लगाते थे और मेरे बारे में बहुत अपशब्द बातें करते थे। मैं कोई आम इंसान होता तो शायद लोग मेरी इतनी परवाह नहीं करते, मगर मैं अमीर आदमी का बेटा था, एक अमीर आदमी था। सबकी नज़रें मुझ पर ही थी। एक बार ऐसा हुआ कि गांव में एक शादी थी। मुझे भी उस शादी में बुलाया गया था, लेकिन मैं जैसे ही वहां गया तो सबकी नज़रें मुझ पर पड़ गई और कुछ लोग कहने लगे कि लगता है इसने तो कसम खाई है कि यह शादी नहीं करेगा। तभी दूसरा आदमी कहने लगा, यही देखो, हम सब के बच्चे अब जवान होने लगे हैं और यह खुद को अभी तक बच्चा ही समझ रहा है। अरे भाई, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई होगी, अगर अभी नहीं शादी करोगे तो कब करोगे? भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ कहीं कोई और समस्या है जिसकी वजह से आप शादी नहीं कर रहे हो? यह सब सुनते ही मेरा पारा 7वें स्थान पर पहुंच गया और मैंने उसको पीटना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसे छुड़ाया। मैं गुस्से में अपने घर आ गया। मैं आए रोज़ इस तमाशे से बहुत तंग आ चुका था। मैं चाहता था कि लोगों की ज़ुबान किसी तरह से बंद हो जाए, मगर इसका कोई हल नहीं दिखाई दे रहा था।
इसका एकमात्र हल शादी ही था, मगर मैं शादी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अपनी पत्नी को संतान सुख नहीं दे पाऊँगा तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी या फिर वह ज़माने भर में मेरा मजाक बना देगी। मेरा दिल इस वजह से डर से कांपने लगता था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरे बारे में बातें करना छोड़ दें। एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं किसी ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसमें कोई नुक्स हो, और जब उसको मेरी इस हकीकत के बारे में पता चलेगा तो शायद वह समझौता कर लेगी। मैंने एक बहुत ही गरीब और अंधी लड़की के घर रिश्ता भिजवाया और उस अंधी लड़की से साधारण तरीके से शादी कर ली। पूरे गांव में खबर फैल गई और हर तरफ मेरी शादी की बातें होने लगी। सब लोग इस बारे में चर्चा करने लगे और मेरी तारीफ़ें गांव में होने लगी कि वैभव इतना पढ़ा लिखा और अमीर होने के बाद भी एक अंधी लड़की से शादी कर ली। मैंने शादी तो कर ली थी, मगर मैं शादी की पहली रात अपनी पत्नी के कमरे में जाने से बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था। मुझे अचानक डर लगने लगा था कि अगर इस लड़की ने मेरी हकीकत सबको बता दी कि मैं एक नामर्द हूँ तो फिर मेरे गांव भर में क्या इज्जत रह जाएगी। मुझे अपने कमरे में नहीं जाना था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि मेरी पत्नी भी खुश हो जाती और मेरा राज राज ही रह जाता। उस रात मैंने अपने आंगन में किसी का साया देखा तो मैं चौंक गया। आवाज़ देकर उसे बुलाया तो वह मेरा नौकर दीपू था। वह मेरा बहुत वफादार नौकर था। कई सालों से वह मेरे घर काम कर रहा था। उसे देखकर मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया, मगर मेरा प्लान घटिया और बहुत ही गलत था। फिर भी मुझे उसे करना पड़ा था क्योंकि दुनिया के सामने मेरा राज ना खुल जाए। मैं दीपू को अपनी सारी हकीकत बता दी और उससे भीख मांगी कि मेरी जगह मेरे कमरे में तुम चले जाओ। पहले तो वह सुन्न होकर मेरी बात सुनने लगा, फिर मुझे मना करते हुए कहने लगा, मालिक, मैं आपकी पत्नी के साथ कमरे में कैसे? नहीं, मुझसे नहीं होगा। आप तो मेरे मालिक हो और आपकी पत्नी मेरी मालकिन है, तो मैं ऐसे कैसे आपकी इज्जत को छू सकता हूँ। मैंने उसको डांटते हुए कहा कि तुम्हें ये करना ही होगा। मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुमको आज्ञा दे रहा हूँ। मैं अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी पत्नी की इज्जत खराब करने का फ़ैसला कर लिया और अपने नौकर को ज़बरदस्ती मैंने अपनी पत्नी के पास कमरे में भेज दिया। वह बेचारा तो नहीं जाना चाहता था, मगर मैंने ही उसे जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मेरी पत्नी के कमरे में जाने से पहले उसने एक बड़ी ही अजीब हरकत की। वह कहने लगा कि मैं बस 5 मिनट में आया, और ये कहते हुए किचन में चला गया, और जब वह वापस आया तो उसके हाथ में एक जूस का ग्लास था। वह जूस लेकर कमरे में चला गया। उस टाइम मैंने उससे नहीं पूछा कि उसे उससे क्या काम है, लेकिन सुबह जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसके हाथ में जूस का ग्लास देखा। मैंने फिर भी उससे नहीं पूछा और मैं अपने कमरे में चला गया। मेरी पत्नी अंधी ज़रूर थी, लेकिन वह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन गरीब घर से थी, इसलिए अब तक उसके अंधे होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई थी। अब वह मेरी पत्नी बन चुकी थी। सुबह मैंने उससे काफ़ी देर तक बातचीत की और मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि उसे बिल्कुल भी खबर नहीं हुई कि रात को जो कमरे में आया था वह मैं नहीं बल्कि कोई और था। हालांकि मैं बहुत डर रहा था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, मगर भगवान की कृपा थी, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला। फिर अगले दिन भी मैंने दीपू को अपनी जगह कमरे में भेज दिया। मेरी पत्नी इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे कहती थी कि अब बस मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से हम मम्मी पापा बन जाएं और मैं आपको आपका वारिस दे सकूँ। अब रोज़ रात को यही होता था। मैं अपने नौकर को पत्नी के कमरे में भेज देता था। सुबह जब वह कमरे से बाहर निकलता तो मैं फिर अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता। इस खेल को कई दिन हो चुके थे। अब तक मेरी पत्नी को शक नहीं हुआ था। सारे खेल में मुझे बस जो बात अजीब लगी थी वह यह थी कि मेरा नौकर कमरे में जूस का ग्लास लेकर क्यों जाता है। एक दो बार मैंने उससे पूछा भी था कि इस जूस का क्या मतलब है जो तुम रोज़ कमरे के अंदर लेकर जाते हो, तो हर बार वह मेरी इस बात को टाल देता था और कहता कि आप नहीं समझेंगे इस बात को, फिर कभी समझा दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो जाता।
मुझे अपनी पत्नी से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसके साथ इतना गलत हो रहा है, जो कि भगवान की नज़र में एक बहुत ही बड़ा पापी आदमी बन गया था। लेकिन मैं क्या करता? अगर मेरा राज किसी भी आदमी को पता चल जाता तो मेरी बहुत ही ज़्यादा जग हँसाई होती। लोग हमारे ख़ानदान को नहीं छोड़ते। सिर्फ दीपू पर ही मुझे यकीन था। यह राज मरते दम तक वह किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि वह बरसों से मेरे साथ था और इससे पहले उसके बाप दादा भी हमारे घर में काम किया करते थे। इसलिए मैंने बेफिक्र होकर अपनी इज्जत उसके हवाले कर दी। मैंने यही सोच रखा था कि जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो मैं फिर उसको रोक दूंगा। लोगों की नज़रों में एक बच्चे का बाप बन जाऊंगा तो यही काफ़ी होगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा दिल चाहा कि आज मैं अपनी पत्नी के कमरे में जाऊं। इसलिए मैंने दीपू से कहा कि आज मैं कमरे में जाऊंगा। वह बड़ी इज्जत के साथ सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। मैं कमरे में जाकर अपनी पत्नी से बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा कि आज आप जूस लेकर क्यों नहीं आए? तो मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था कि उस कमरे में वह दोनों जूस से क्या करते हैं। मैंने बात को टालने की कोशिश की और इधर उधर की बातें करने लगा। दिल में पक्का इरादा था कि मैं अपने नौकर से पूछ लूँगा, मगर फिर बात मेरे दिमाग से निकल गई। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। 1 महीने के बाद जब मेरी पत्नी ने मुझे यह खुशखबरी सुनाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो खुशी के मारे मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। आखिरकार दुनिया वालों की नज़रों में मैं एक पूरा आदमी बन चुका था। जिस दिन मुझे खुशखबरी मिली, उस रात मैंने दीपू को कमरे में जाने से रोक दिया। आज रात मैं खुद कमरे में जाना चाहता था। उसने कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो यह जूस का ग्लास भी ले जाइए। मेरी कोई भी बात सुने बगैर उसने जूस का ग्लास मुझे थमाया और खुद वहाँ से चला गया। मैंने वह जूस का ग्लास वहीं रख दिया और कहा कि भला इसका क्या काम। मैंने उससे मिठाई मंगवाई और कमरे में मिठाई लेकर चला गया। मैं कमरे में जाते ही अपनी पत्नी को मिठाई खिलानी चाहिए तो वह कहने लगी कि अभी कुछ देर पहले ही तो आपने मिठाई खिलाई है और फिर से मिठाई खिला रहे हो। तो मैं हैरान हो गया कि मैं तो अभी इस कमरे में आया हूँ तो उसको किसने मिठाई खिला दी, और दीपू भी इस कमरे में नहीं आया था। फिर यह किसकी बात कर रही है? खैर, मैंने इस मामले पर इतना जोर नहीं दिया और पत्नी को समझा दिया कि किसी नौकर वगैरह ने उसको मिठाई खिलाई होगी और उसने उसको मुझे समझ लिया होगा। मैं उसको मुबारकबाद देने लगा तो वह मुझे कहने लगी, आप फिर आज जूस का ग्लास लेकर नहीं आए? आपको दिन ब दिन क्या होता जा रहा है? आप बातें क्यों भूलने लगे हैं? जूस का नाम सुनकर मैं फिर से चौंक गया। आखिर ऐसी क्या बात थी? ऐसा क्या काम था जो जूस से किया जा रहा था? अगर मैं उससे पूछता तो वह शक करने लगती, और अगर उस समय मैं बाहर जाकर दीपू से पूछता तो उसका शक और बढ़ जाता कि मैं बाहर क्या करने जा रहा हूँ। दीपू भी शायद अपने क्वार्टर में चला गया था। अच्छा था कि मैं उसको फिर किसी बात में उलझा देता और बहाना बना देता। मैंने वही किया। मैंने अब सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी के कमरे में रोज़ाना आऊँगा, लेकिन जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती तब तक उसको नींद की एक गोलियाँ दे दिया करूँगा। आज भी मैंने यही प्लानिंग की थी। इसलिए जब वह पानी पीने लगी तो मैं नज़र बचाकर उसके पानी में नींद की दवाई मिला दी थी। सुबह दिन चढ़े तक वह सोती रही, जबकि कभी ऐसा नहीं होता था। वह हमेशा मुझसे पहले सोकर उठ जाती थी। एक दिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरी पत्नी कमरे में नहीं थी। मैं बाहर निकल कर देखा तो वह अपनी लकड़ी के सहारे आंगन में चल रही थी। मैंने सोचा कि शायद सुबह की ताज़ी हवा ले रही है, इसलिए मैं दरवाजे की तरफ किसी काम से निकल गया। मैं जब काम करके वापस आया तो वह आंगन में ही थी, और यह देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि वह दीपू से हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यूँ मेरी पत्नी से बात करने की। यह बात ठीक है कि वह मेरी मर्ज़ी से ही मेरी पत्नी के कमरे में जाता रहा, लेकिन अब जब मैंने उसे मना कर दिया तो उसका यह मतलब नहीं बनता कि वह मेरी पत्नी के साथ बातें करे। मैं उन दोनों के पास जाते ही उससे कहा कि तुम मेरे साथ दरवाजे पर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह मेरे साथ दरवाजे पर आ गया तो मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसको मार दिया और कहा,
कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह से बात करने की। मेरा इतना गुस्सा देखकर पहले तो वह हैरान रह गया, फिर एकदम ही जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि हाँ, मैं आपकी पत्नी से खुलकर बातें कर रहा था और उसकी हिम्मत भी मुझे आपने ही दिलाई है। अगर मैं रात के अंधेरे में उनसे बातें कर सकता हूँ तो दिन के उजाले में क्यों नहीं कर सकता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे फिर से मारने के लिए जैसे ही थप्पड़ उठाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मत भूलिए कि आपका राज मेरे पास है और अगर यह राज मैंने किसी को भी बता दिया तो आप कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो अच्छा होगा कि पहले अपनी समस्याओं पर ध्यान दो। उसकी बातें सुनकर तो मेरे सामने जैसे पूरी दुनिया ही घूम कर रह गई हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि दीपू मेरे साथ ऐसा करेगा। जिस पर मैंने इतना भरोसा किया था वही मेरे विश्वास को तार तार कर दिया था। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। वह कहने लगा कि अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा और आप मुझे मना नहीं कर पाओगे। अगर करोगे तो फिर उसके अंजाम की जिम्मेदार भी आप खुद ही होगे। मैं उसकी धमकी देखकर चुप रह गया और मैं वहीं खड़ा होकर देखता रह गया। रात को जैसे ही मैं अपने कमरे में जाने वाला था कि दीपू मेरे सामने चला आया और मुझे रोकते हुए कहने लगा कि नहीं, आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। उसके हाथ का मैं कठपुतली बनकर रह गया था। उसको कैसे रोक सकता था। मैं गुस्से का घूंट पीकर रह गया और मेरी आंखों के सामने वह मेरे कमरे में चला गया। आज मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि पहले तो वह मेरे कहने पर मेरी पत्नी के कमरे में जाता था और आज अपने मन से गया था। मेरा खून खौल रहा था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे उसे अपने सर पर इतना नहीं चढ़ाना चाहिए था। वह आज मेरे मुंह को आ गया था। जाने क्यों, लेकिन अब मुझे अपनी पत्नी पर भी शक होने लगा था कि वह जानबूझकर नाटक करती है। उसे शायद दीपू पसंद आ गया था, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे अभी तक शक ना हुआ हो और पता ही ना चला हो कि उसके कमरे में आता कौन है। मैंने अपनी पत्नी और दीपू दोनों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। मैं अक्सर ही देखने लगा था कि यह दोनों आपस में बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे होते थे। अब रोज़ रात को यही होता था। जैसे ही मैं अपने कमरे में जाने लगता तो वह मुझे रोक देता और खुद मेरे कमरे में चला जाता। बल्कि अब तो वह दिन में भी यही करने लगा था। वह ज़्यादा से ज़्यादा मेरी पत्नी के पास रहने की कोशिश करता। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। वह मुझे कहने लगा, यह बच्चा मेरा है तो मैं अपने बच्चे को और आपकी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। आप उसे तलाक दे दो। मैंने मना किया, ऐसा कैसे कर सकता था। उस बच्चे के लिए ही तो यह सारा खेल रचाया गया था। फिर अब कैसे उसे किसी और को सौंपा जा सकता था। और बच्चा ही नहीं, अपनी पत्नी को भी उसके साथ जाने देता तो जो बेइज्जती मेरी पहले नहीं हुई अब हो जाती। लोग कहते कि वैभव अपनी पत्नी को भी ना संभाल सका और उसकी पत्नी एक नौकर के साथ भाग गई। मैं ये किसी भी हाल में नहीं होने दे सकता था, लेकिन मैं उसको मना भी करता तो भी वह मेरी बात नहीं सुनने वाला था। इसलिए मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि मुझे कुछ दिन सोचने का मौका दो। मैं अब उसे कोई नसीहत नहीं देना चाहता था और उसे सबक सिखाना चाहता था। मैंने प्लान बनाना शुरू कर दिया और यह सोचना शुरू कर दिया कि अब कैसे भी करके उससे पीछा छुड़ाना है। अब मैं जड़ से ही सफाई करना चाहता था ताकि मेरा राज किसी को भी पता ना चले और यह राज हमेशा के लिए उसके सीने में दफन हो जाए। मैं उसे जान से मार देना चाहता था। इसलिए जब एक रात वह मेरी पत्नी के कमरे में चला गया तो मैं भी अपने हाथ में चाकू पकड़े उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही मैंने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो अंदर का मंजर देखकर तो मैं अपनी जगह सुन्न होकर खड़ा रह गया। यह सब क्या था जो मैं देख रहा था। मैंने देखा कि दीपू जमीन पर पड़े बेसुध होकर सो रहा था और मेरी पत्नी आराम से बेड पर सो रही थी। यह क्या चक्कर था। अचानक आहट की आवाज़ सुनते ही मेरी पत्नी उठकर बैठ गई, जबकि दीपू सो ही रहा था। मेरी पत्नी ने कहा, कौन? मैंने कहा, मैं वैभव। ये सब क्या है? दीपू इतनी गहरी नींद में क्यों सो रहा है? ये कहते हुए मैंने दीपू को ज़ोर ज़ोर से झकझोरते हुए उठाने लगा। थोड़ी देर में वह उठकर बैठ गया। मैंने कहा, भगवान के वास्ते मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वरना मैं तो सोच सोच कर ही मर जाऊँगा। वह कहने लगा, जब आपने मुझे पाप की तरफ धकेला था
इस कमरे में आने को कहा तो मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मेरी आदत ऐसी नहीं थी कि मैं किसी के साथ भी गलत करता। इसलिए मैं जूस लेकर कमरे में आने लग गया। मैं मालकिन को आपकी कही हुई सारी बात बता दी। मैंने ही उनसे यह कहा था कि मैं जूस में नींद की दवा मिलाकर पी लिया करूँगा और खुद बेफिक्र होकर सो जाए। हम दोनों आपको सबक सिखाना चाहते थे, तब तक जब तक कि आपको एहसास ना हो जाता कि आप कितना गलत कर रहे हैं। रोज़ रात को मैं कमरे में आता था और जूस में नींद की दवा मिलाकर पी लेने के बाद गहरी नींद में सो जाता था। इसलिए ऐसा करता था क्योंकि मैं भी तो एक मर्द ही हूँ और मैं नहीं चाहता था कि मैं भटक कर कुछ गलत कर बैठूँ। इसलिए गहरी नींद में सोना ही अच्छा समझा था। मैंने कभी भी मालकिन को नज़र उठाकर नहीं देखा, तो उनको छूना तो दूर की बात है। और यह प्रेगनेंसी वाली बात झूठी है। हमारा आपस में बात करना और हंस हंस कर बातें करना सिर्फ इस वजह से था कि आपको एहसास हो जाए। हम चाहते थे कि किसी दिन आप खुद चलकर इस कमरे में आए और सारा माजरा देखें। मेरी पत्नी दुखी होकर कहने लगी, माना कि मैं अंधी हूँ, लेकिन मेरा एहसास इतना तेज है कि मैं अपने पति को और दूसरे किसी आदमी की खुशबू से ही पहचान सकती हूँ। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम मुझे पहले ही सब कुछ बता देते तो आज सारे ड्रामे की नौबत ही नहीं आती। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें तलाक दूँगी। यह सब सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो गया था। मैंने कितना गलत किया, मैं उसे सच तो बता सकता था, लेकिन मैं डर गया था। जो मुझे करना चाहिए था वह दीपू ने कर दिया। उसने सच बताया और हिम्मत से काम लिया। मेरी पत्नी कहने लगी कि जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की है, अगर यह सच हो जाता तो मैं जीते जी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। जो गलती तुमने की है उसका कोई जवाब नहीं है। मैं अभी तक यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो। आज वह दिन आ गया है और मैं तुमको छोड़कर जा रही हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया और मैं अपनी पत्नी के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगा और उसने मुझे माफ़ कर दिया और हम खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिन बाद हम दोनों पति पत्नी ने अनाथालय से एक बच्ची को गोद ले लिया। अब हमारा परिवार पूरा हो गया था। उस बच्ची ने हमें माँ बाप बनने का सुख दे दिया था।